नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में हम विटामिन्स के बारे में बात कर चुके थे। एक बार यह सुनो कि आवाज सही है ना? ठीक। चलो। हाँ। तो आज बात करेंगे हम खनिज तत्वों के बारे में, यानी मिनरल्स के बारे में। जिस तरह से विटामिन्स हमारे शरीर के लिए या पशु किसी भी जीव के शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में यानी कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अति आवश्यक होते हैं। जहां विटामिन्स जो थे वो कैसे थे? कार्बनिक पदार्थ थे। ठीक है। जबकि जो खनिज होते हैं ये कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो विटामिन्स थे वो जलाने पर जल रहे थे। ठीक है। लेकिन ये जो खनिज हैं जलाने पर जलते नहीं है। ठीक है। यानी राख जो है उसमें ये शेष रह जाते हैं। ठीक है। तो ये कैसे हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जबकि विटामिन्स कैसे थे? वहां हमने बात की थी, कार्बनिक थे, यानी जलाने पर जल रहे थे। जिस तरह से विटामिन्स हमारे शरीर के लिए, किसी जीव के शरीर के लिए अति आवश्यक थे, अन्यथा उनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, उसी प्रकार से खनिज भी हमारे शरीर के लिए उतने ही आवश्यक होते हैं, अन्यथा इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां किस किस की वजह से होती हैं। ठीक है। एक बार। तो देखो, खनिज के बारे में कुछ बात करते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को जलाने पर ये किस में बच जाते हैं? राख में शेष रह जाते हैं। जिस तरह से हमने बात की ना, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के अंदर हमने बात की थी कि जो खनिज हैं क्या होते हैं ये, कि जब इसको मफल फर्नेस में किसी खाद्य पदार्थ को जलाया जाता है तो जितने भी कार्बन पदार्थ हैं वो जल जाते हैं, और जो ये खनिज तत्व हैं ये राख में शेष बच जाते हैं। ठीक है। और ये जो खनिज हैं, ठीक है, कैसे होते हैं? एसिड सोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। जब इस राख को इसमें अम्ल में घोला जाता है तो ये घुल जाते हैं। और राख में, राख को जब किस में घोला हमने? एसिड में। ठीक है। तो ये घुल गए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम एसिड सोल्यूबल कहते हैं। अगर एसिड इनसोल्यूबल की बात करें तो फिर एसिड इनसोल्यूबल क्या होती है? तो वो होती है राख, सॉरी सिलिका, यानी मिट्टी। सिलिका क्या होगी? एसिड इनसोल्यूबल रहती है। ठीक है। और जितने भी खनिज तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो कैसे रहते हैं? एसिड सोल्यूबल कार के होते हैं। तो पहली चीज हो गई कि खाद्य पदार्थों में ये पाए जाते हैं और जलाने पर ये क्या होते हैं? जलते नहीं है। और उस राख को यदि अम्ल में घोला जाएगा तो ये जो जितने भी खनिज तत्व हैं उस अम्ल में घुल जाते हैं। बाकी जो पदार्थ राख में नहीं घुलता है या नीचे बैठ जाता है वो चीज क्या रहती है? सिलिका रहती है, यानी मिट्टी रहती है। ठीक है। इनकी यदि बात की जाए, इनकी जो मात्रा होती है ये शारीरिक भार का लगभग 3 से 4% होते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा इनसे नहीं मिलती है। ठीक। यानी इनसे किसी भी प्रकार की हमें, जो जीव है उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में, हार्मोन्स में, ठीक है, बहुत सारे विटामिन में ये उपस्थित मौजूद रहते हैं, और क्रियाशीलता में जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनमें मदद करते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं या मदद करते हैं। तो ये तो बात हो गई जनरल बात। अब बात करते हैं कि जो ये खनिज हैं, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? जो खनिज हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं
मेजर मिनरल्स, और एक होते हैं माइनर मिनरल्स। ठीक है, मेजर का मतलब वृहद, यानी जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। एक होते हैं माइनर मिनरल्स, ठीक है, सूक्ष्म तत्व। ठीक, सूक्ष्म मिनरल्स जिनकी जो आवश्यकता है वो कम मात्रा में होती है। तो मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। इनको बोलेंगे मेजर, ये सूक्ष्म नहीं आएगा, ये मेजर में आएंगे। ठीक है, मेजर। और ये आएंगे माइनर मिनरल्स। ठीक है, तो मेजर मिनरल्स की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो 7 खनिज रबर हैं वो आते हैं। पहला सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम और क्लोरीन। इनके बारे में मोस्टली हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, कौन कौन से, सोडियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ये तीन तो नॉर्मली हम कि भाई हर जगह पर ये आते हैं। ठीक है, बोन्स की बात करें या फिर अपने जितनी प्रकार की क्रियाएं हैं उनमें ये अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन, ये भी किस में आते हैं, मेजर मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनकी शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है या ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक, दूसरे होते हैं माइनर मिनरल्स, जिसमें है, ये कितने हो गए मेजर मिनरल्स, कितने होते हैं, 7। और ये है मुख्य रूप से इनकी बात करें तो ये लगभग 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। जिसमें वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, सेलेनियम, टिन, क्लोरीन और आर्सेनिक। ठीक है, अब ये तो हो गए अपने कौन से, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा अब इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला है कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम। कैल्शियम की हर जगह पर आवश्यकता होती है, चाहे हम बोन की बात करें, मिल्क की बात करें, तो सभी के लिए, इन चीजों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही आपस में कैसी रहते हैं, कोरिलेट होते हैं। यदि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का अवशोषण भी कम होगा। ठीक है, और मान इनमें से, दोनों में से यदि किसी चीज की कमी हो जाएगी तो ये जो बीमारियां हैं ये निकल करके आएंगी, या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने पर इनकी कॉमन लक्षण या जो कॉमन बीमारियां हैं वो प्रकट होती है। ठीक है, जिस तरह से हमने बात की थी विटामिन के अंदर, रिकेट्स की, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो, ठीक है, तो इनकी कमी से ये बीमारियां होती है। पहली बात करते हैं रिकेट्स। कल हमने विटामिन से बात की थी, ये किनकी बीमारी है, छोटे बच्चों की। किनकी है, छोटे बच्चों। होता क्या है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या रह जाती हैं, कमजोर रह जाती। ठीक, अब हड्डियां कमजोर रह जाएंगी तो छोटे बच्चों में जो कैल्शियम की कमी हो गई तो जो बोन है उसमें हार्डनेस नहीं आ पाती है, कठोरता नहीं आ पाती है। ठीक है, और यदि कठोरता नहीं आएगी तो हड्डी कैसी रह जाएगी, लचीली रह जाएगी, मुलायम रह जाएगी। और मुलायम रह जाएगी तो जो छोटा बच्चा है वो उम्र के साथ साथ बड़ा तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हड्डियों में उस वजन को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से हड्डियां क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, और यही सेम कमी, हड्डियों का लचीलापन है, मुलायम होना, किसके अंदर हो रहा है, वयस्कों में हो रहा है। किसमें हो रहा है, वयस्कों में हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों में हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है तो इसकी वजह से जो बीमारी होगी वो रिकेट्स होगी, और बड़ों में जो होगी, वयस्कों में होगी, वो ऑस्टियो
मलेशिया होगी। यहाँ पर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी जिम्मेदार होता है, जो कि हम विटामिन डी में हम बात कर चुके हैं। कैल्शियम की कमी से जो गाय भैंस हैं उनमें क्या हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ट्राइमेस्टर में जब कैल्शियम नहीं दिया जाता है, यानी दुग्ध दोहन तो लगातार किया जा रहा है, और दुग्ध दोहन की वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम का बॉडी में से कम हो रहा है। तो शरीर के लिए, जो नए बच्चे के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो वो कैल्शियम वहां एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर विशेषकर क्या सिम्टम्स निकल के आता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मिल्क फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। किसमें होता है, गाय भैंसों में होता है। कैल्शियम की कमी से यदि मिल्क फीवर किसमें हो रहा है, बिच में हो रहा है, कुतिया में हो रहा है, तो कुतिया में मिल्क फीवर को क्या कहा जाता है, एक्लेप्सिया कहा जाता है। ठीक है, मिल्क फीवर को ही क्या बोल रहे हैं, एक्लेप्सिया कह रहे हैं। किसके अंदर कह रहे हैं हम, बिच के अंदर मिल्क फीवर को क्या कहा जाता है, एक्लेप्सिया कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। ठीक, दूसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से विशेषकर पाइका, ठीक है, पाइका, एलेट्रियोफेजिया और भूख का ना लगना, ठीक, ये होते हैं। और एक होता है पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। पाइका में क्या होता है कि जो जानवर है, या विशेषकर छोटे बच्चे जो हैं, वो क्या करते हैं कि नॉन ईटेबल चीजों को खाते हैं। ठीक है, जो चीजें नहीं खाने की हैं उनको खाते हैं, जैसे मिट्टी को खाना, जो छोटा जानवर है या जो भी है, जैसे रस्सी को चबाने लग गया, कपड़ों को खाना, तो उनको क्या करते हैं, चबाने लग जाते हैं। पेलेट्रियोफेजिया में कि जो नॉन ईटेबल चीजें हैं, अनईटन चीजें हैं जिनको नहीं खाया जा सकता, उन चीजों को खाने की इच्छा उनमें बार बार जागती है। या पाइका की तरह ही इसमें भी ये क्या करते हैं कि जो खाने की चीजें नहीं है उनको खाने की इनके अंदर इच्छा रहती है, या उनको ये खाते हैं। ठीक है, और जानवर की जो भूख है वो कम हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती। किसकी कमी से, फॉस्फोरस की कमी से। अगला है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। फास्फोरस की कमी से क्या होता है कि जो आरबीसी है, फास्फोरस की कमी से जो आरबीसी है ये क्या होता है, फट जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वह किस में आ जाता है, यूरिन में आ जाता है, पेशाब में आ जाता है। तो पेशाब में क्या हो गया, हीमोग्लोबिन यूरिन आ गया। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। कब, पार्चुरेशन के बाद। मुख्यतः ये घटना कब घटित होती है, पार्चुरेशन के बाद। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। फास्फोरस की कमी से आरबीसी का फटना और हीमोग्लोबिन का किसमें आना, यूरिन में आना, क्या कहलाता है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। अगला है सोडियम। तो सोडियम की कमी से जो मुर्गी है उसमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म के बारे में हम शुरुआत में बात कर चुके थे, किसे कहते हैं, जब हम मुर्गियों के बारे में बात कर रहे थे, किसे कहते हैं कि जो मुर्गियां हैं वो
एक दूसरे जो पक्षी हैं उनकी टांगों को पकड़ती हैं, ठीक है, उनकी वेंट को और पंखों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो अवस्था क्या कहलाती है, वह इनके अंदर जो हैबिट है वो क्या कहलाती है, कैनाबोलिज्म कहलाती है। यानी मुर्गियों के द्वारा एक दूसरे पक्षियों की, यानी एक दूसरे जो मुर्गियां हैं उनकी पंखों को, उनके पैरों को, ठीक है, और जननांगों को पकड़ना क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है। जिसकी वजह से उनके शरीर पर घाव वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, अल्सर वगैरह हो जाते हैं। तो काफी सारी समस्या वहां पर रहती है। ये क्या है, एक तरह की वाइसेज है, यानी बुरी आदत है, मुर्गियों की बुरी आदत। और ये किसमें किसकी वजह से होती है, मुख्य रूप से सोडियम की कमी से होती है। कॉर्निया में क्रेटिन का जमाव, जो कॉर्निया है, क्रेटिन है, अपारदर्शी होती है, जिसकी वजह से धुंधलापन दिखाई देता है, इसी कलर की हो जाती है कॉर्निया, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, सोडियम की कमी की वजह से ये समस्या होती है। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से बात की कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम, ठीक है। तीनों ही किसमें आते हैं, जिनकी वृहद एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स की तरह ही समस्या है, इसमें भी अस्थियां कैसी हो जाती हैं, मुलायम और कमजोर हो जाती हैं। लेकिन ये अवस्था किसमें आती है, वयस्कों में आती है। मिल्क फीवर और एक्लेम्पसिया दोनों ही सेम चीज हैं। जबकि मिल्क फीवर में गाय भैंस में होता है, जबकि मिल्क फीवर यदि बिच में होता है तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्लेम्पसिया कह देते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है। फॉस्फोरस की बात करें, मुख्य रूप से फॉस्फोरस की कमी से भूख में कमी होना और ना खाने वाली चीजों को खाना, ठीक है, जैसे पाइका और एलोट्रोफेजिया। और इसकी कमी से आरबीसी की जो सतह है, सरफेस है, वो फट जाती है, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाती है। और आरबी से हीमोग्लोबिन निकल करके किस में आ जाता है, पेशाब में आ जाता है, जिसको बोल, और ये मुख्यतः कब होता है, पार्थ प्रसव के बाद की अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। सोडियम की कमी से कैनाबोलिज्म मुर्गियों में होती है। ये एक प्रकार की बुरी आदत है, जिसमें जो मुर्गियां हैं दूसरे पक्षियों के जननांगों को, उनके पैरों को और पंखों को करती हैं, ठीक है, चोंच की सहायता से। और इसको रोकने के लिए कई बार क्या करते हैं, डी बीकिंग की जाती है। क्या करते हैं, डी बीकिंग भी की जाती है, ठीक है, जो चोंच है उसको काटा जाता है। लेकिन दूसरा कारण इसका क्या है, जो कैनाबोलिज्म है, सोडियम की कमी भी इसका एक कारण होती है। आंख की जो कॉर्निया है वह क्रेटिन का जमाव हो जाने के कारण कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ठीक। अब हम बात करें कि बॉडी में जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वो कितना रहता है, 2:1। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा फास्फोरस से लगभग दुगनी रहती है, ठीक है, और इसी अनुपात में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक। अब पढ़ते हैं अगले एलिमेंट्स। अगला है कॉपर। कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके बारे में बात करें तो कॉपर की कमी से पहली बीमारी है स्टीली वूल और स्प्रिंग वूल। स्टीली मतलब स्टील के जैसी, ठीक है, ऊन जो है कैसी हो गई, स्टील की जैसी हो गई। और किस में होती है, मुख्य रूप से भेड़ों में और बकरियों में ये समस्या आती है, जिनके बाल होते हैं या ऊन के रूप में जिनको पाला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऊन है, बेसिकली जो ऊन होती है बढ़ने पर कैसी होती जाती है, कॉइल होती जाती है, घुमावदार होती जाती है, उसमें छल्ले से पड़ते हुए चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्रिप्स, ठीक है। तो कॉपर की कमी होने पर जो बाल हैं कैसे हो जाते हैं, सीधे, खड़े। और दूसरा जो रंग है वो भी कैसा पड़ जाता है इसका, स्टील जैसा धूसर रंग बोल सकते हैं, ठीक है। जो इनका वास्तविक कलर है वो नहीं रहता है ऊन का, ठीक है, ग्रे कलर का या
ग्रे कलर का हो जाता है, ब्लैकिश ग्रे हो जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी क्या कहलाती है? स्टीली वूल या स्ट्रिंगी वूल के नाम से जानी जाती है। इसकी कमी से होती है, कॉपर की कमी से ये बीमारी होती है। किन में होती है? क्योंकि ऊन कौन दे रहा है? भेड़ देती है मुख्य रूप से, तो भेड़ों में मुख्य रूप से होती है। अगर इसमें कहीं पर मुख्य कहीं गोट भी आ जाए तो ये समस्या हम गोट में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है एनजूटिक अटैक्सिया। ये किसमें होता है? बछड़े और मेमनों में, यानी छोटे बच्चों की बात कर सकते हैं हम, कि छोटे बच्चों में जो होता है कॉपर की कमी से जो एंजियोटिक अटैक्सिया होता है। इसमें जो मांसपेशियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? कट जाती हैं, और जो बच्चा है उसको चलने में लंगड़ाहट, लंगड़ा लंगड़ा करके वो चलता है। ठीक है, तो एंजियोटिक अटेक्सिया में जो बछड़े बछड़ियां या मेमने हैं वो अकड़ जाते हैं, उनकी बॉडी अटक जाती है। ठीक है, अकड़ सी जाती है, मांसपेशियां कैसे हो जाती हैं? अकड़ जाती है, और चलने में समस्या होती है। ठीक है, लंगड़ाहट। ठीक है, ये समस्या किस में रहती है? एंजियोटिक अटेक्सिया में। अगला है ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियो मीन्स बोन। ठीक है, पीनिया यानी कम होना। तो जो बोन का फॉर्मेशन है, जो बोन बननी चाहिए थी पूरी तरह से, उसमें कैल्शियम का जमाव होना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। या जो बोन की स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी, मजबूती आनी चाहिए थी, वो पूरी तरह से नहीं आती है। तो इसमें जो बोन है कैसी रह जाती है? कमजोर रह जाती है। अस्थि कैसी रह जाती है? कमजोर हो जाती है, पूर्ण रूप से अस्थि का विकास नहीं होता है। अस्थि का पूर्ण विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपीनिया में जो अस्थि है उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। सुएबैक, पीट स्कोर और टर्ट। ठीक है, इनमें जैसे सुएबैक और पीट स्कोर की बात करें हम, सॉरी पीट स्कोर की, तो इसमें क्या होता है कि मेनली जो समस्या आ रही थी वो तो लंगड़ाहट की और मांसपेशियों का अकड़ने की आ रही थी। इसमें जो गर्दन है वो पीछे की तरफ अकड़ जाती है। पीट स्कोर में और टर्ट में क्या होता है कि दस्त होते हैं, और कैसे होते हैं? बुलबुलिनम, बुलबुलेदार। छोटे बच्चों में होती है ये समस्या, और दस्तों से हवा रूपी बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं कमजोर, ठीक है, हो जाता है। तो ये पीट स्कोर जो होता है किसकी कमी से होता है? छोटे बच्चों में ये समस्या होती है। ठीक है, लैम्ब वगैरह या बछड़ों में ये समस्या होती है मुख्य रूप से। और किसकी कमी से होती है? ये कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है। और पीट स्कोर में या टर्ट में होता क्या है? झागदार दस्त इसमें होते हैं। ठीक है, क्योंकि बुलबुलों के रूप में हवा भरी रहती है, इसको बोल सकते हैं हम झागदार। झागदार दस्त। ठीक, इसके बाद जिंक। जिंक की कमी से पहली बीमारी हो गई पैराकेरोटोसिस, दूसरा स्वेलन हुक सिंड्रोम, तीसरा हाइपरकेरोटोसिस, और चौथा विल्सन डिजीज। ठीक, पैराकेरोटोसिस की हम बात करें कि पैराकेरोटोसिस किसे बोलते हैं? मुख्य रूप से किस में हो रही है? ये सुअरों में हो रही है। अब इसमें जो सुअर की स्किन है, त्वचा कैसे हो जाती है? रफ। ठीक है, यानी उस पर चमक नहीं रहती, और सूखापन आ जाता है। सूखापन, त्वचा कैसी रहती है? रफ होती है, सूखापन युक्त होती है। और जो इसके बाल होते हैं, यानी स्केली, मतलब त्वचा उखड़ उखड़ करके बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसी तरह से हेयर भी होते हैं, वो कैसे होते हैं इसके?
रूखे सूखे। बाल भी कैसे होते हैं? रूखे, यानी जैसे रूसी लगी रहती है, बालों में डेंड्रफ टाइप का हो जाता है, तो उस तरह से इसके बाल होते हैं। इसके अलावा जब बाल रूखे सूखे रहेंगे तो बाल झड़ेंगे भी, और बाल झड़नों को क्या बोलते हैं हम? एलोपेसिया। एलोपेसिया की समस्या इसमें हो जाती है। किसके अंदर हो जाती है? पैरा केरेटोसिस के अंदर। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या होगा, साथ में इसकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। तो जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पैरा केरोटोसिस में सुअर के अंदर जो स्किन है वो रफ हो जाती है, ठीक है, डैंड्रफ युक्त बाल हो जाते हैं, एलोपेसिया, बाल उड़ जाते हैं, और जो सुअर है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है। अगला है स्वेलन हिक सिंड्रोम। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, क्या नाम है, पीरोसिस में, स्लिप टेंडन में, ठीक है, उसी तरह की ये बीमारी है। हाइपरकेरोटोसिस गाय में होती है, और हाइपरकेरोटोसिस में क्या होगा? हाइपर माने ज्यादा, तो अधिक जमाव हो जाता है किसका? केराटिन का। यानी जो त्वचा है ज्यादा मोटी हो जाती है। त्वचा की मोटाई क्या हो जाती है इसमें? बढ़ जाती है। ठीक है। तो हाइपरकेरोटोसिस में क्या होता है? त्वचा की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक। तो ये बात हो गई। एक आपको केवल बस नाम याद रखना है कि विल्सन डिजीज जो होती है किसकी वजह से होती है? जिंक की कमी से होती है। तो पैराकेरोटोसिस और हाइपरकेरोटोसिस इसकी कमी से हो रही है, दोनों ही जिंक की कमी से हो रही हैं। पैराकेरेटोसिस जो है सुअर से संबंधित है, और हाइपरकेरेटोसिस मुख्य रूप से गाय से संबंधित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी की वजह से एक विशेष समस्या होती है जिसे बोलते हैं हम लैक्टेशन टेटेनी, या ब्रास टेटेनी, ब्रास स्टैगर। ठीक है। ये जो समस्याएं हैं एक ही तरह की हैं। ठीक है, चाहे इसको लैक्टेशन टेटेनी बोलें, चाहे ग्रास टेटेनी बोलें, या ग्रास स्टैगर बोलें। ठीक है। तो ये जो समस्या है, मतलब क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? तो मुख्य रूप से जो इसका कारण है वो क्या है? मैग्नीशियम की कमी। लेकिन लैक्टेशन टेटेनी की बात करें, यानी अन्य जानवरों में तो होती है मैग्नीशियम की कमी से, लेकिन जो घोड़ी में ये होती है, ठीक है, घोड़ी में किसकी कमी से होती है? ये कैल्शियम की कमी से होती है। घोड़ी के अंदर जो लैक्टेशन टेटेनी है या ग्रास टेटेनी है, वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है। अब गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में तो जो लैक्टेशन टेटेनी है वो मैग्नीशियम की कमी से हो रही है। लेकिन अगर पोटेशियम की अधिकता हो जाती है तो भी क्या होगा? लैक्टेशन टेटेनी या ग्रास टेटेनी होती है। इसके कारण की बात करें तो मुख्य रूप से जब, यानी लैक्टेशन टेटेनी क्यों बोल रहे हैं, कि जब दूध देने का समय होता है, या फिर जो गाय भैंस जल्दी जल्दी मतलब तुरंत ही ब्याई है, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, तो उस समय जो कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम दूध में निकल रहा है, फॉस्फोरस दूध में निकल रहा है। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ठीक। तो क्योंकि मैग्नीशियम, जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़वाता है। यदि मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी हो गई बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक। और इसी तरह से जो पास्चर होते हैं, यानी मैदान होते हैं जिनमें घास उगाई जाती है, जो तेजी से बढ़ते हैं, या ऐसे घास के मैदान या ऐसी फसलें जिनमें जो नाइट्रोजन, यूरिया है, ठीक है, उर्वरक हैं, उनका उपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है। ऐसी फसलें जिनमें उर्वरकों का उपयोग, उर्वरक जो है, खाद है, उनका उपयोग अधिक किया जाता है, तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो फसल है उसमें मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और जो फसल जिसको हम खिला रहे हैं, जो हरी फसल है, उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। और उस फसल को जब जानवर खाता है तो शरीर में क्या हो जाती है? मैग्नीशियम की कमी रहती है, क्योंकि उस फसल में मैग्नीशियम की कमी है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है? लैक्टेशन टिटेनी, क्योंकि ग्रास की वजह से हो रही है, जिस घास को हम दे रहे हैं, उर्वरक वाली को, ठीक है, जिसमें इसकी कमी है मैग्नीशियम की, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ग्रास टिटेनी भी
बोल देते हैं। ठीक है। और इसका जो दूसरा कारण है वो क्या है, पोटेशियम की अधिकता। तो जो ग्रास टिटेनी या लैक्टेशन टिटेनी है वो मैग्नीशियम की कमी के साथ साथ, इसका दूसरा कारण क्या है, मैग्नीशियम की अधिकता, पोटेशियम सॉरी, ये तो हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी, और दूसरा हो गया पोटेशियम की अधिकता की कमी से ये बीमारी संपन्न होती है। ठीक है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीशियम है असल में इसकी कमी रहती है। क्यों रहती है, कि जो हरी घास है उनमें हम उर्वरकों का उपयोग अधिक करते हैं। ठीक है, उस वजह से उसकी कमी हो जाती है। लैक्टेशन के समय पर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और जो फॉस्फोरस शरीर में उसकी कमी हो जाने के कारण मैग्नीशियम का यूटिलाइजेशन या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इस वजह से लैक्टेशन टिटेनी होती है। ठीक है। लेकिन इसका ये याद रखना है कि जो घोड़ी में यदि लैक्टेशन टिटेनी पूछता है तो उसमें जो आंसर जाएगा वो मैग्नीशियम की कमी नहीं जाएगा, उसमें जाएगा कैल्शियम की। अगला, मैग्नीज। मैग्नीज की कमी की वजह से पीरोसिस या स्लिप टेंडर, ठीक है, किसमें होता है, मुर्गी में। और ये मुर्गी में किसकी कमी से हो रहा था, वहां पर कॉलिन की कमी से भी ये विटामिन में हो रहा था। ठीक है, विटामिन से जब हम बात कर रहे थे तो किसकी कमी से हो रहा था, ये कॉलिन की कमी से भी हो रहा था। और यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, ये मैग्नीज की कमी से हो रहा है, पीरोसिस या स्लिप टेंडर। ठीक है। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से बिग नेक डिजीज इसको बोलते हैं। ठीक है, या गोइटर जिसको हम गलगंड के नाम से भी जानते हैं, या घेंगा रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की कमी की वजह से फीमर जो अस्थि है, ठीक है, पिछले पैर की जो अस्थि है फीमर, उसके हेड में नेक्रोसिस हो जाता है। जो उसके हेड की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, वो डेड होने लग जाती है, तो उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। बस सिंपल सा याद रखना है, पूछ ले तो। सेलेनियम, सेलेनियम की बात करें तो इसकी वजह से न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी जो कमी हो रही है किसी भी पोषक तत्व की, ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी जो मांसपेशी हैं उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा था कि व्हाइट मसल्स डिजीज के बारे में बात की थी, मलबेरी हर्ट डिजीज इसमें थी, सुअर में हमने बात की थी। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, सेलेनियम की कमी से। और वहां हमने बात की थी जो न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, मलबेरी डिजीज थी, ये किसकी कमी से हो रहे थे, वहां पर विटामिन ई की कमी से हो रहे थे। तो विटामिन ई और सेलेनियम कैसे हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। ठीक है, विटामिन ई और सेलेनियम क्या है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एगोनिस्ट हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को ये बढ़ाते हैं। तो जो कमी सेलेनियम की वजह से होंगे वो रोग, वही किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ई की कमी से होते हैं। तो न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मलबेरी हार्ट डिजीज, ये सब क्या है कि मांसपेशी के कम विकास की वजह से, ठीक है, जो हार्ट है उसकी मांसपेशियां कैसे हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं ज्यादा, और वो उतनी दक्षता से काम नहीं कर पाती है। इसी तरह से हम वहां पढ़ रहे थे गायों में व्हाइट मसल्स डिजीज, जो मांसपेशियां हैं उनमें व्हाइट स्ट्रीक यानी सफेद रंग की जो धारियां उसमें बन जाती हैं। इल थ्रिफ्ट लिम्ब, क्या है ये इल थ्रिफ्ट, की जो छोटे बच्चे हैं, जो लैम्ब है, उनमें मांसपेशी हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, चलने में लंगड़ाहट होती है, उनकी जो ग्रोथ है, ठीक है, मुख्य रूप से क्या है, ग्रोथ है, वो घट जाती है। यानी एज के साथ जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, किसमें, बच्चों में, विशेषकर किसमें, भेड़ के बच्चों में, मेमनों में। इसकी अगर सेलेनियम की कमी रहेगी तो उम्र के साथ जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगला है आयरन। तो आयरन की कमी से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है।
तो आयरन की कमी से एक विशेष बीमारी जो होती है, किसमें होती है ये? सुअर के बच्चों में। तो इसको बोला जाता है पिगलेट एनीमिया। ठीक है, क्या कहते हैं? पिगलेट एनीमिया। क्योंकि मुख्य रूप से इसका जो कारण होता है, ठीक है, आयरन की कमी तो है ही है, लेकिन जब एंडोपैरासाइट यानी अंतः परजीवी, ठीक है, इसके कारण की बात करें तो अंतः परजीवी जब बॉडी में अधिक रहते हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है, बॉटल जॉ कंडीशन। जो नेक है, वो निचली जबड़ा है, उसके ऊपर सूजन रहती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मतलब ये सिम्टम है पिगलेट एनीमिया में। ठीक है, अंतः परजीवी का इन्फेस्टेशन रहेगा और बॉटल जॉ कंडीशन रहेगी। अब इसके उपचार के लिए क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो सुअरी, क्योंकि वो दूध पियेंगे, तो सुअरी के जो थन हैं उनके ऊपर फेरस सल्फेट, थनों पर फेरस सल्फेट का लेप कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब जब ये दूध पियेंगे तो इनके शरीर में फेरस कंटेंट जाएगा, आयरन कंटेंट जाएगा। ठीक है, जिससे जो और फेरस है वो किस में काम करेगा? आरबीसी निर्माण में काम करेगा। और इसके लिए इसमें और क्या देते हैं हम? हेमेटेनिक मिक्सचर दिया जाता है, जिसमें आयरन प्लस कोबाल्ट, ठीक है, और कॉपर शामिल होता है, जिसको बोलते हैं हेमेटेनिक मिक्सचर। ये भी दिया जाता है जिससे कि आरबीसी का जो निर्माण है वो बढ़े और एनीमिक जो कंडीशन है वो खत्म हो। ठीक है, तो ये पिगलेट एनीमिया के उपचार में काम किया जाता है। जब सुअर के छोटे बच्चों में एनीमिक कंडीशन हो जाती है, जिसे हम पिगलेट एनीमिया कहते हैं, तो इसके उपचार के रूप में हम क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं जो सुअरी है उसके थनों पर फेरस सल्फेट का लेप कर देते हैं और हेमेटेनिक मिक्सचर के रूप में आयरन, कॉपर और कोबाल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गई कमी से संबंधित वाले रोगों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकता की वजह से होने वाले रोग कि कौन कौन से रोग अधिकता की वजह से होते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल कमी ही जिम्मेदार नहीं होती है। यदि खनिजों का, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए या बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में चले जाएं, तो उसकी वजह से भी डिजीज पैदा होती हैं या रोग पैदा होते हैं। तो पहला है NaCl। इसकी कमी से, सॉरी, इसकी अधिकता से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? साल्ट पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसकी अधिकता से जो आएगी वो समस्या क्या आएगी? साल्ट पॉइजनिंग आएगी। और मोलिब्डेनम की अधिकता से हमने बात की थी, वहां पर पीट स्कोर था। ठीक है, किस में आ रहा था ये? अपने कॉप कॉपर वाली में नहीं, किस में था ये? पीट स्कोर ही आ गया। ठीक है, कॉपर वाली में था। तो कॉपर की तो कमी से क्या हो रहा है? पीट स्कोर हो रहा है। और यहाँ पर मोलिब्डेनम की अधिकता से क्या हो रहा है? पीट स्कोर होता है। ठीक है, तो अब इसमें पीट स्कोर में क्या हो रहा था? झागदार दस्त थे। क्या था यहाँ पर? झागदार दस्त। ठीक, देखो, झागदार बुलबुलेदार दस्त हो रहे थे। ठीक है, किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो मोलिब्डेनम की अधिकता से हो रहा है। ये जो समस्या है किसकी वजह से हो रही है? मोलिब्डेनम की अधिकता की वजह से ये समस्या हो रही है।
और वहां पर हो रही थी ये कॉपर की कमी से, कॉपर की कमी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलिब्डेनम है, ठीक है, मोलिब्डेनम और कॉपर, मोलिब्डेनम और कॉपर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और विपरीत कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो जो मोलिब्डेनम है और कॉपर है, ठीक है, जो पीट स्कोर है या जो टर्ट है, वो किसकी कमी से हो रहा था? कॉपर की कमी से हो रहा था। और यहाँ किसकी अधिकता से हो रहा है? ये मोलिब्डेनम की अधिकता से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलिब्डेनम और कॉपर क्या है? एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, और साल्ट पॉइजनिंग की बात करें हम, ठीक है, NaCl जो है, तो इसमें जो समस्या आती है मुख्य रूप से, ठीक है, क्या होता है कि जानवर जो है, अंधापन आ जाता है उसमें, बहरापन आ जाता है। अब जब अंधापन और बहरापन आ जाएगा, ठीक है, जानवर क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर बिना मतलब के घूमता है। ठीक है, इधर उधर घूमना, ठीक है, और अंधा बहरा हो जाएगा तो क्या करेगा वो? मतलब चीजों से टकराएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें कि हेड प्रेसिंग, जो जानवर है सिर को दीवार में या किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिर को मारता है। तो साल्ट पॉइजनिंग में जो जानवर है उसमें अंधापन हो जाता है साल्ट पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, बहरापन आ जाता है, उसमें बहरा हो जाता है, इधर उधर घूमता है और सिर को क्या करता है? प्रेस करता है, मारता है जो भी ऑब्जेक्ट है सामने उसमें, चाहे वो दीवार हो, चाहे उसकी मेंजर हो, चाहे उसका खून, उसमें क्या करता है वो? उसको, हेड को मारता है। ठीक, अगला है नाइट्रेट पॉइजन, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। तो जो नाइट्रेट है इसकी अधिकता से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर पॉइजनिंग। और वाटर पॉइजनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गहरे कुएं होते हैं उनके पानी में नाइट्रेट अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब उसकी अधिकता की वजह से जब उस नाइट्रेट युक्त पानी को जानवर पीता है, ठीक है, तो नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। और वही नाइट्राइट क्या करती है कि पॉइजनिंग करती है, क्योंकि स्वयं जो नाइट्रेट है वो कोई पॉइजन का काम नहीं करता। लेकिन नाइट्रेट जैसे ही शरीर में पहुंचती है, रूमन में पहुंचती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो क्या करती है कि जो ऑक्सीजन में बाधा उत्पन्न, ऑक्सीजन कैरिंग में क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वाटर पॉइजनिंग कहते हैं, क्योंकि गहरे कुएं का पानी वगैरह पीने की वजह से ये समस्या पैदा होती है। इसलिए इसको, क्यों पानी पी रहे हैं उसकी वजह से ये पॉइजनस हो रहा है, तो इसको क्या बोल देता हूँ? वाटर पॉइजनिंग कह देते हैं। ठीक, अगला है सेलेनियम की अधिकता से। सेलेनियम की अधिकता से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? बैगनाला डिजीज, ठीक है, ब्लाइंड स्टैगर और एल्सलाई डिजीज। इसके अलावा हमने जो सेलेनियम की कमी से बात की थी, वो मुख्य रूप से क्या हो रहा था? मांसपेशियों से संबंधित समस्या पैदा हो रही थी, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही थी, मलबेरी हार्ट डिजीज हो रही थी, और एल थ्रिप्ट किसमें? बछड़ों में पैदा हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है? अधिकता की वजह से बैगनाला डिजीज। बैगनाला डिजीज में क्या होता है कि टिप ऑफ नोज, ठीक है, कान
जो बाह्य कान है इसकी टिप, ठीक है, और जो खुर है और पूंछ का अंतिम भाग, इन भागों में, या ये कहें कि जानवर के अंगों की एक्सट्रीमिटी यानी उसके किनारे क्या होता है, उनमें नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो डेगनाला डिजीज में क्या हो गया, नाक, कान, खुर और पूंछ के अंतिम भागों पर, अंतिम भागों का नेक्रोसिस होना, क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वहां पर जो है टिश्यू डेड होने लगते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी किसके बारे में, डेगनाला डिजीज के बारे में। अगला है ब्लाइंड स्टेगर। नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लाइंड स्टेगर, ब्लाइंड स्टेगर में क्या होगा कि जो जानवर है, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, और स्टेगर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो जानवर कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है। ठीक है, अंधा हो जाता है तो अन्य चीजों से टकराता है, अन्य चीजों से टकराना। ठीक है, और स्टेगर का मतलब होता है अंधा होने के बाद उसका बिना किसी मतलब के इधर उधर घूमना। ठीक है, तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है, सेलेनियम की अधिकता की वजह से होती है। अगला है एल्कलाई डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो बाल वगैरह है, एलोपेशिया की समस्या हो जाती है, एल्कलाई डिजीज। ठीक है, तो एलोपेशिया हो गया। इसके अलावा जो खुर वगैरह हैं, ठीक है, वो उसके पूरी तरह से नहीं बन पाते, जो हूफ हैं वो पूरी तरह से नहीं बन पाते। और जानवर कैसा रहता है, सुस्त रहता है। ठीक है, इसमें एल्कलाई डिजीज। तो सेलिनियम की अधिकता से डेगनाला डिजीज, ब्लैंड स्टेगर और एल्कलाई डिजीज होती है। डेगनाला डिजीज में नेक्रोसिस हो जाती है, किसकी होती है, नाक, कान, खुर और पूंछ के अंतिम भागों की। ब्लाइंड स्टेगर में जो जानवर है वो अंधा हो जाता है, चीजों से टकराता है। ठीक है, ये हो गया। और एल्कलाई डिजीज में बाल वगैरह ज्यादा उड़ते हैं, उसके एलोपेशिया हो जाता है, खुर वगैरह नहीं बन पाते, और इसमें भी क्या रहता है, जानवर सुस्त रहता है। ठीक है, और लीवर सिरोसिस भी इसमें एक समस्या पैदा हो जाती है, लीवर सिरोसिस। अब देखिए, अगला है फ्लोरीन, जिसके बारे में हम बात करते हैं ना कि भाई पानी में फ्लोरीन अधिक है। ठीक है, तो फ्लोरोसिस उसकी वजह से हो जाता है। और फ्लोरोसिस में किसको अफेक्ट करता है, ये मुख्य रूप से हमारे दांतों को और अस्थियों को ये प्रभावित करता है। फ्लोरोसिस की वजह से हमारे जो दांत हैं, इसकी जो इनेमल है, ऊपर जो बाहर का आवरण है, जिसकी वजह से जो दांत है उनकी मजबूती बनी रहती है। ठीक है, तो वो इनेमल वाली जो परत है वो क्षय होने लगती है, या ये कहें कि जो दांत हैं और अस्थि हैं उनका जो रंग है पीला होने लग जाता है। जैसे दांत अपने नॉर्मल कैसे रहते हैं, चमकदार रहते हैं, व्हाइटिश कलर के होते हैं, लेकिन फ्लोरीन की वजह से या फ्लोरोसिस, फ्लोरीन की अधिकता होने पर, फ्लोरोसिस होने पर, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं। दांत व अस्थि दोनों ही कैसी पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, पीली हो जाती हैं। और दांतों में इनेमल
नष्ट होता है। ठीक है, ये सब किसके लक्षण हैं? फ्लोरोसिस के लक्षण होते हैं। अगला है आयरन। इसकी अधिकता से साइडेरोसिस एक समस्या होती है, जिसमें आयरन की अधिकता हो जाती है। और ये जो आयरन है, भरा हुआ जो आयरन है, यह मुख्य रूप से हार्ट में, ठीक है, और किडनी, इनमें जाकर के क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, तो इस जो आयरन है, इसका अंगों में जो जमाव है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइलेरोसिस कहते हैं। ठीक है, आयरन की अधिकता की वजह से साइलोरोसिस नाम की समस्या होती है। फास्फोरस। अभी तक तो हमने बात की थी फास्फोरस की कमी से, जिसमें क्या था? पाइका, एलेट्रोफेजिया था और पीपीएच था, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। लेकिन यहाँ पर क्या है? बिग हेड डिजीज, ब्रान डिजीज या मिलर्स डिजीज इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो डिजीज है किसमें होती है? मुख्य रूप से हॉर्स में होती है। ठीक है, किसमें हो रही है? हॉर्स में हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फास्फोरस की अधिकता हो रही है। ठीक है, और फास्फोरस की अधिकता कब होती है? कि जब घोड़े के लिए दाना अधिक दिया जाए। ठीक है, अधिक दाना देने की वजह से। क्योंकि बिग हेड डिजीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो हड्डियां हैं, उनका जो विकास है वो अनकंट्रोल होता है, यानी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सामान्य आकार से क्या हो जाती हैं? ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो जो हेड है वो सामान्य से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं बिग हेड डिजीज। ठीक है, किसकी अधिकता से? फास्फोरस की अधिकता की वजह से। ब्रान डिजीज, जब जानवर के लिए अधिक मात्रा में दाना दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम गेहूं वगैरह कह रहे हैं या चावल कह रहे हैं, वो दिया जाता है, तो अधिक दाना देंगे तो दाने में क्या रहता है? फॉस्फोरस अधिक होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस अधिक पहुंचेगा तो उसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है, इसलिए इसको ब्रान डिजीज भी कहते हैं। और बिग हेड डिजीज, क्योंकि हेड है उसका आकार बड़ा हो जाता है। किन में होती है ये? हॉर्स के अंदर होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से NaCl की अधिकता की वजह से साल्ट पॉइजनिंग होती है, क्योंकि NaCl क्या है? साल्ट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? साल्ट पॉइजनिंग बोल दिया। इसमें क्या होता है कि जानवर अंधापन आ जाता है, उसमें बहरा हो जाता है, सिर को अन्य चीजों पर मारता है और इधर उधर घूमता है। मोलिब्डेनम की अधिकता से पीट स्कोर या टर्ट होती है, जिसमें झागदार दस्त होते हैं। वहीं जो पीट स्कोर था वो कॉपर की कमी की वजह से भी हो रही थी ये समस्या। किसकी कमी की वजह से हो रही थी? कॉपर की कमी से भी ये समस्या हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर और मोलिब्डेनम एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। नाइट्रेट पॉइजनिंग नाइट्रेट की अधिकता से होता है, और नाइट्रेट जो है कहाँ पाया जाता है? गहरे कुएं के पानी में। जो कुएं ज्यादा गहरे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो क्या है? पानी, इसलिए इसको क्या बोल दिया? वाटर पॉइजनिंग कह देते हैं। सेलेनियम सेलेनियम की अधिकता की वजह से डेगनाला डिजीज, ब्लाइंड स्टैगर डिजीज और एल्कलाई डिजीज होती है। ठीक है, डेगनाला डिजीज में नाक, कान और खुर जितने भी होते हैं, एक्सट्रीमिटीज होती हैं बॉडी की, उनमें नेक्रोसिस हो जाती है। ब्लाइंड स्टैगर में जानवर अंधा हो जाता है, चीजों से टकराता है। ठीक है, और वैसे ही घूमता है, इधर उधर घूमता है। एल्कलाई डिजीज में बाल उड़ते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, खुर नहीं बनते, सुस्त रहता है, ग्रोथ कम हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। अगला है फ्लोरीन, जिसकी वजह से क्या होती है? फ्लोरोसिस बीमारी होती है। फ्लोरोसिस मुख्य रूप से जो है, जैसे हम बोलते हैं फ्लोराइड, ठीक है, पानी में फ्लोराइड आ गया साहब, तो वो क्या है? मुख्य रूप से फ्लोरीन की अधिकता होती है, जिसकी वजह से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अस्थियों का और दांतों का जो सामान्य रंग है वो पीला पड़ जाता है। दांतों की चमक कम हो जाती है। ठीक है, दांतों का एनिमल नष्ट होने लगता है, दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या हो जाती है। आयरन की अधिकता से साइलोरिसिस की समस्या होती है। जो ऊतक हैं उनमें आयरन का जमाव होने लगता है। फास्फोरस की अधिकता से बिग हेड डिजीज, ब्रान डिजीज या मिलर्स डिजीज जिसे हम कहते हैं, ये होती है। किन में होती है? मुख्य रूप से ये घोड़ों में होती है। बिग हेड डिजीज यानी जो हेड की जो अस्थियां, सिर की जो अस्थियां हैं, वो सामान्य से अधिक ग्रोथ उनकी
हो जाती है। ब्रांड जी, जब घोड़े के लिए चावल या गेहूं अधिक मात्रा में, यानी उसके लिए जो परसेंटेज दे रहे हैं वो अधिक मात्रा में दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, फॉस्फोरस की अधिकता हो जाती है, उससे समस्या पैदा होती है। ठीक है। और किस में हो रही है, ये घोड़े में हो रही है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में, मुख्य रूप से खनिजों की कमी से और खनिजों की अधिकता से जो समस्या पैदा हो रही है उसके बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर कि जो कॉपर है और मोलिब्डेनम है, कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस के साथ में, ठीक है, इसी तरह से पहला तो हो गया कि जो कॉपर, कॉपर और मोलिब्डेनम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी एंटागोनिस्ट है। कॉपर एंड मोलिब्डेनम क्या है, एंटागोनिस्ट। ठीक है। इसी तरह से जो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस मैग्नीशियम के विपरीत कार्य करते हैं, यानी ये क्या हो गए, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो गए, विपरीत कार्य करते हैं। ठीक, ये बात हो गई। और हमने एक बात पढ़ी थी वहां पर, सेलेनियम, ठीक है, और कौन सी थी अपनी, ठीक है, ये हो गया, सेलेनियम की कमी और उसकी वजह से हो गए। ठीक। अब जैसे बात कर रहे थे हम सल्फर कंटेंट की, तो जो सल्फर है, मुख्य रूप से सल्फर खनिज हार्मोन्स में भी पाया जाता है। ठीक है। और कुछ विटामिन का भी ये भाग होता है। हार्मोन्स की बात करें, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो गया, इंसुलिन हो गया, और एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH। तो इनमें ये जो सल्फर तत्व है, ठीक है, ये उपस्थित होता है। अगर विटामिन की बात करें तो मुख्य रूप से ये B1 और B7 में ये पाया जाता है। ठीक है। हम बात कर रहे थे कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात की। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, 2:1 में ये होना चाहिए, या इस अनुपात में से देना चाहिए, या ये कहें कि ये शरीर में इस मात्रा में उपस्थित होता है। तो वहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनुपात की बात करें, ये कितना होता है, ये होता है 50:1।
ठीक है। और मैग्नीशियम जो है, ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़वाता है। ठीक है, या कैल्शियम जो है मैग्नीशियम के, सॉरी, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो इनका अनुपात मतलब कम ही हम रखते हैं। ठीक है, ये चीज हो। तो ये मुख्य पॉइंट हैं इसके बारे में। और जो मिनरल्स हैं उनकी जो मात्रा है कितनी रखी जाती है, मतलब बॉडी में कितना होते हैं, ये लगभग 3 से 4% ये होते हैं। ठीक है। तो हमने बात की किस किस के बारे में, कि खनिजों की कमी से होने वाले रोग और अधिकता से होने वाले रोग। ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर नाम नाम ही याद रखने हैं। और हमें ये याद रखना है कि मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं और माइनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। मेजर एलिमेंट्स में 7 खनिज आते हैं, और माइनर एलिमेंट्स में मुख्य रूप से 15 खनिज तत्व आते हैं। या ये कह सकते हैं टोटल ये लगभग कितने होते हैं, 22 एलिमेंट्स होते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम और क्लोरीन, अगर हम इन 7 को याद कर लें तो इसके अलावा जो बाकी के रहेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, माइनर एलिमेंट्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ साथ काम करता है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, कॉमन डिजीज होती हैं दोनों की। फास्फोरस मुख्य रूप से भूख से संबंधित है, इसकी कमी होगी तो जानवर जो बिना खाने की चीजें उनको चबाएगा, जिसकी वजह से पाइका की समस्या होती है और एलेट्रियोफेजिया की समस्या होती है। फास्फोरस की कमी से जो आरबीसी की सतह वो नष्ट हो जाती है, जिससे पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। ठीक है, ये मुख्य है इसमें। सोडियम में की कमी से कैनाबोलिज्म, मुर्गियों की समस्या है। कॉर्निया में क्या हो जाता है, केराटिन का जमा, जिससे कॉर्निया कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर की कमी से स्टीली वूल जो ऊन है उसमें जो उसके फोल्ड हैं, जो घुमाव हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी ऊन जो है सीधा बाल कैसा हो जाता है, ऊन का सीधा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टीली वूल कहते हैं। रंग भी चेंज हो जाता है। एंजियोटिक अटैक्सिया बछड़े और मेमनों में होता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, चलने में लंगड़ाहट, चलने में समस्या होती है। ऑस्टियोपिनिया अस्थि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। सोएबैक और टीट स्कोर, ठीक है, बुलबुलेदार दस्त होते हैं। सोएबैक में जो मांसपेशियां, वही चीज हो गई, उसमें भी अटेक्सिया की तरह ही गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। जिंक की बात करें, त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं, पैराकेरोटोसिस और हाइपरकेरेटोसिस। पैराकेरोटोसिस सुअर से संबंधित है, ठीक है, और हाइपरकेरेटोसिस गाय से संबंधित। पैराकेरोटोसिस में जो स्किन है रफ हो जाती है, सूख जाती है, बाल वगैरह रूखे हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है। हाइपरकेरेटोसिस में त्वचा की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, लैक्टेशन टेटेनी और ग्रास टेटेनी होती है। कब होती है, जब हम नई नई घास जब ज्यादा देते हैं। ठीक है, या फिर जो जानवर ज्यादा किसमें चरते हैं, ग्रासलैंड में ज्यादा चरते हैं, हरी घास ज्यादा खाते हैं, उनमें ये समस्या होती है। और लैक्टेशन के पीरियड पर ज्यादा होती है। ठीक है, या तो मैग्नीशियम की कमी से होगा ये, या फिर पोटेशियम की अधिकता से भी यही बीमारी होती है। ठीक है, गाय भैंस की बात कर रहे हैं। लेकिन लैक्टेशन टेटेनी यदि घोड़ी में आ जाए कि घोड़ी में लैक्टेशन टेटेनी किसकी वजह से होती है, तो ये होती है कैल्शियम की कमी से। तब हमारा आंसर, क्योंकि उसने घोड़ी स्पेसिफाई कर दिया, तो तब हमारा आंसर मैग्नीशियम नहीं जाए। ठीक है। और यही अगर पूछ ले कि लैक्टेशन टेटेनी किसकी अधिकता से होती है, तो हमारा आंसर जाएगा पोटेशियम। तो हमें ये ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है क्वेश्चन को ही, कि भाई अधिकता की वजह से पूछ रहा है या कमी की वजह से पूछ रहा है। मैग्नीज, आयोडीन, मोलिब्डेनम, इनके बारे में बात कर चुके हैं। सेलेनियम, आयरन। ठीक है। और ये अधिकता वाले हमने सभी डिजीज के बारे में बात कर ली। मुख्य मुख्य इनके जो लक्षण हैं उनके बारे में बात हम कर चुके हैं। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारी खनिज और विटामिन से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है। तो अब कोई और बात है, कोई समस्या है तो वो आप बता सकते हैं।